50 मिलियन, जी हाँ, 50 मिलियन साल लंबी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि जिस जमीन को आज हम भारत कहते हैं, उस पर सबसे पहला कदम आके रखा किसने था? देखिए, ये हड़प्पा के लोग तो बिल्कुल नहीं थे, ना ही कोई वैदिक ऋषि। इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा पुराना है और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं आज से 50 मिलियन साल पहले। उस वक्त भारत एक टूटा हुआ, अकेला और बिल्कुल वीरान जमीन का टुकड़ा था। बस एक टापू जो एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों साल, सोचिए जरा, लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। जमीन के नीचे की जो अदृश्य ताकतें थी ना, उन्होंने इसे ऐसी रफ्तार दी कि सीधा यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। और फिर हुआ वो महाटकराव जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये इतनी जबरदस्त थी कि दो विशाल जमीनी प्लेटों के भिड़ने से धरती बस ऊपर उठती गई, जब तक कि उसने बादलों को नहीं छू लिया। और बस इसी से जन्म हुआ हिमालय का। फिर हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों ने इस धरती को सींचना शुरू कर दिया। और जानते हैं, हिमालय ने ही हवाओं को रोककर भारत की प्यासी जमीन पर मॉनसून की पहली बारिश कराई। और फिर देखते ही देखते जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब घने जंगलों और हरियाली से लहलहाने लगी। भारत अब सचमुच एक स्वर्ग बन चुका था। लेकिन इस जन्नत पर इंसानों का नहीं, बल्कि उस समय के दानवों का राज था। जैसे कि स्टेगोडॉन, सोचिए, जिसके दांत 10 फीट तक लंबे होते थे, और हेक्साप्रोटोडॉन, जो किसी ट्रक के साइज का दरियाई घोड़ा था। लेकिन इन्हीं विशाल जानवरों के बीच एक नई हलचल शुरू हो रही थी। लाखों साल पहले अफ्रीका से एक नई मानव प्रजाति, होमो इरेक्टस, सिर्फ भोजन की तलाश में दुनिया घूमने निकली थी। और आज से करीबन 15 से 20 लाख साल पहले इन्हीं खोजियों ने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। और इसका सबूत वो हमें मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी से मिलता है, जिसे आज हम नर्मदा मानव के नाम से जानते हैं। तो ये लोग हमसे अलग कैसे थे? इनका माथा हमसे छोटा था, मतलब दिमाग उतना विकसित नहीं था, लेकिन इनका शरीर किसी एथलीट जैसा मजबूत और गठीला था। और इनका सबसे बड़ा हथियार एक भारी भरकम पत्थर, जिसे हैंड एक्स कहते हैं। और सिर्फ इन पत्थरों के दम पर ये लोग विशाल हाथियों और दरियाई घोड़ों तक का शिकार कर लेते थे। लाखों सालों तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के जंगलों में इन्हीं की हुंकार गूंजती रही। ऐसा लग रहा था मानो इनका वंश तो अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी। हजारों मील दूर इंडोनेशिया के एक छोटे से द्वीप पर, धरती के ठीक नीचे एक दानव जाग रहा था। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी। और ये बॉम्ब इन ताकतवर आदिमानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ रॉक के ढेर में बदलने वाला था। आज से 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर टोबा सुपर वोल्केनो फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज शायद 3000 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी होगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा वो था जो हवा के साथ उड़कर आ रहा था। कुछ ही घंटों के अंदर भारत का नीला आसमान गायब हो गया और उसकी जगह आसमान से गिरने लगी सफेद मौत, ज्वालामुखी की राख। नदियां जहरीली हो चुकी थीं और भारत जैसा गर्म देश अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। विज्ञान की भाषा में इसे वोल्केनिक विंटर कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो आदि मानव जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से हार कैसे गए? पहला कारण, उनका भारी शरीर। ये एक बड़ी गाड़ी की तरह था जिसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए था, और जब खाना खत्म हुआ तो यही मजबूत शरीर उनका दुश्मन बन गया। दूसरा, उनके भारी हथियार। जो नए छोटे जानवर बचे थे, उनके सामने ये हथियार बिल्कुल बेकार हो गए। और शायद सबसे बड़ी वजह, वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयारी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ आज में जीते थे। लेकिन ये विनाश अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। राख से ढकी इस जमीन पर अब एक नई प्रजाति, होमो सेपियंस, यानी कि हम सबके पूर्वज कदम रखने वाले थे। और वो भी तब जब वो खुद अफ्रीका में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे थे। अफ्रीका के जंगल तेजी से सूख रहे थे। हमारे पूर्वजों के पास अब बस 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं रुककर मिट जाएं या फिर एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अफ्रीका से निकल पड़े, और उन्होंने एक बहुत ही होशियार रास्ता अपनाया। उन्होंने समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू किया। ऐसा क्यों?
क्योंकि समंदर ने उन्हें मछलियां और सीपियां देकर जिंदा रखा। हजारों सालों तक लगातार पूर्व की ओर चलने के बाद आज से लगभग 65,000 साल पहले उन थके हुए यात्रियों के वंशजों ने आखिरकार भारत की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा। एक पल के लिए उस डर की कल्पना कीजिए जब उन्होंने सूखी लकड़ियों से बनी छोटी छोटी नावों पर अपने बच्चों को बैठाया होगा। ये सफर एक पीढ़ी का नहीं था, ये कई कई पीढ़ियों का सफर था। और उम्मीद बस एक, कि कहीं तो ऐसी जमीन मिलेगी जिसे वो अपना घर कह सकेंगे। टोबा की राख अब तक उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी और नदियां मीठे पानी से लबालब थीं। लेकिन ये स्वर्ग भी खतरनाक था। भारत के घने जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे, जहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। तो सवाल ये है कि उस अनजान जंगल में हमारे पूर्वज जिंदा कैसे रहे? और फिर मध्य भारत के घने जंगलों में कुदरत ने उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया, भीमबेटका की गुफाएं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, इन विशाल चट्टानों ने उन्हें बारिश से, ठंड से और सबसे जरूरी खूंखार जानवरों से बचाया। शायद इतिहास में पहली बार इंसान को घर शब्द का असली मतलब समझ आया था। लेकिन अब भारत के जानवर पहले से ज्यादा तेज थे और पुराने भारी हथियार अब किसी काम के नहीं थे। तब इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने बड़े पत्थरों को तोड़ने की बजाय उन्हें बारीकी से तराशना शुरू किया और बनाए माइक्रोलिथ, यानी इंच भर के छोटे मगर बहुत तेज धार वाले ब्लेड। इसे आप उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब वो दूर से ही तेज रफ्तार हिरन का शिकार कर सकते थे। पर उन्होंने सिर्फ शिकार ही नहीं किया, वो बहुत जुगाड़ू थे। जैसे महाराष्ट्र में उन्हें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले, जो एक सुपर फूड था। और जानते हैं, उसके खाली शेल को वो पानी की बोतल की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्होंने धुएं का इस्तेमाल करके ऊंची चट्टानों से शहद निकाला, जो उस दौर का एनर्जी ड्रिंक था। और सबसे जरूरी, उन्होंने एक नियम बनाया, अगर आज शिकार तुम लाए हो तो तुम अकेले नहीं खाओगे, सब मिलकर खाएंगे। इसी एक आदत ने जानवरों की भीड़ को इंसानों का एक समाज बना दिया। अब पेट की आग बुझ चुकी थी, जिंदा रहने की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब दिमाग में एक नई हलचल शुरू हुई। गुफाओं की उस सुरक्षा में एक नई वैचारिक और एक सांस्कृतिक क्रांति ने जन्म लिया। भीमबेटका की दीवारों पर उन्होंने शिकार और नाचते हुए इंसानों के चित्र बनाए। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये उनकी कहानियां थीं। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से उन्होंने मनके बनाए और पहने। ये कोई फैशन नहीं था, ये उनकी पहचान थी। और जब उनका कोई साथी मर जाता तो वो उसे यूं ही फेंकते नहीं थे, बल्कि उसके साथ औजार और गहने रखकर सम्मान से दफनाते थे। ये शायद मौत के बाद की दुनिया में उनकी पहली आस्था थी। तो जब पेट की भूख शांत हो गई तो मन में एक गहरी भूख जगी। मैं कौन हूँ? ये जंगल, ये जानवर, ये आसमान में टिमटिमाते तारे, ये सब मुझसे क्या कह रहे हैं? और दोस्तों, यहीं से वो सवाल शुरू हुआ जो आज भी हम सब खुद से पूछते हैं कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है।